प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित और हमारा जो लेसन चल रहा था विश्व मानव अधिवास। विश्व मानव अधिवास के अंतर्गत हमने देखा था कि नगरीय अधिवास और नगरीय अधिवासों से संबंधित हमने कुछ अन्य नामों की बात की, जैसे नगर, महानगर, सन्नगर, भरतनगर। और उसके बाद में हमने बात की थी कि नगरीय अधिवासों से संबंधित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की हम बात कर रहे थे, तो उसी को हम कंटिन्यू रखते हैं। समस्याएं, कुछ समस्याओं की बात हमने कर ली थी, शायद 5 या 6 पॉइंट हमने देख लिए थे। उसके बाद में जो अगली है 7वीं जो समस्या है, तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता। देखिए, नगरीय जो अधिवास होते हैं, नगरीय अधिवासों में सामाजिक आर्थिक दृष्टि से बात करेंगे तो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से जो ग्रामीण स्तर होते हैं वहाँ पर तो हमें सहयोग की भावना नज़र आ रही है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से नगरीय क्षेत्रों में क्या होता है, व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना स्पष्ट होती है। क्योंकि जैसे एक समाज की बात करते हैं तो व्यक्ति क्या होता है, नगरीय क्षेत्रों में सुबह कार्य के लिए चला जाता है, किसी न किसी कार्य के लिए, और शाम को वो रात तक वहाँ पर कार्य करता है और फिर घर पे लौटता है। उसके बाद में वो घर से कुछ न कुछ मतलब पारिवारिक परिस्थितियों को टैकल करता है और उसके बाद में समाज से जो इसका जुड़ाव है वो जुड़ाव क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। जो अवकाश होता है, अवकाश में वो मतलब जैसे पर्यटन स्थल या कोई भी अन्य कार्य है उसमें व्यस्त रहता है, तो समाज से उसका जुड़ाव नहीं हो पाता है नगरीय क्षेत्रों में। आर्थिक दृष्टि से बात करें कि कैसी विषमता स्पष्ट होती है नगरीय क्षेत्रों में। देखिए, आर्थिक दृष्टि से हम देखेंगे कि कई ऐसे लोग होते हैं जो साधन संपन्न होते हैं और साधन संपन्न होने के कारण उनके पास में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, अच्छे मकान होते हैं और आवश्यकता से अधिक संसाधन भी होते हैं। लेकिन वहीं नगरीय स्तर में हम बात करें तो कुछ लोग हमें जो फुटपाथ होती हैं, सड़कें होती हैं, उनके किनारे बैठे हुए मिलते हैं। तो ये जो आर्थिक हैं, मतलब उनके पास में संसाधनों की कमी है, और कुछ जो धनवान व्यक्ति हैं उनके पास में आवश्यकता से अधिक संसाधन। तो ये एक प्रकार की क्या नज़र आ रही है, विषमता नज़र आ रही है। इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण समस्या स्पष्ट होती है। फिर हम देख रहे हैं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं की कमी। अब आप ये सोच रहे हैं कि नगरीय क्षेत्र में क्या इस प्रकार की कमी नज़र आती है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पीछे क्या पढ़ा है कि ग्रामीण स्तरों में जो चिकित्सा का और स्वास्थ्य का बात करें तो उनकी सेवाएं कम पाई जाती है, नगरीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। ये हमने लास्टली पढ़ा था। लेकिन यहाँ समस्या में हमने ये स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा की नगरीय क्षेत्रों में कमी पाई जाती है। अब वास्तविक रूप से तो कमी पाई जाती है, लेकिन वो किस आधार पर पाई जाती है? देखिए, ये एक नगरीय क्षेत्र है और इस नगरीय क्षेत्र में बहुत सारे आवास हैं और आवासों में परिवारों की संख्या भी है, व्यक्ति भी निवास करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर मान लीजिए 2 हॉस्पिटल हैं, अस्पताल हैं जो बहुत बड़े हैं, और इन हॉस्पिटलों में क्या है, सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। चिकित्सा और सेवाओं की तो कोई कमी नहीं है, सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। लेकिन ये जितने भी व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर चिकित्सा की कमी नज़र आती है, क्योंकि जो साधन संपन्न लोग होते हैं उनको ये ज़्यादा फैसिलिटी मिलती हैं, लेकिन जो अन्य लोग होते हैं, या हम ये कह सकते हैं, ये कहना हमारा उचित होगा कि जनसंख्या का जो भार है वो अधिक है। जनसंख्या का भार क्या है, अधिक है, और अधिक होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा सेवा प्राप्त नहीं हो पाती है। जैसे एक अच्छा ट्रीटमेंट हम मान लेते हैं तो वो अच्छा ट्रीटमेंट प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिल पाता, क्योंकि देखिए ये 2 हॉस्पिटल हैं, मान लीजिए 10 व्यक्तियों का यहाँ पर इलाज किया जा सकता है, मैक्सिमम मानकर चलिए 10 व्यक्तियों का इलाज किया जा सकता है, लेकिन आपके पास में जो पेशेंट हैं वो 100 हैं, तो फिर ये कमी नज़र आएगी या नहीं आएगी? पेशेंट आपके पास में 100 हैं और आपकी जो कैपेसिटी है बेड की इलाज करने के दौरान वो कितने की है, 10 की। चिकित्सा सेवाएं तो हैं, बेहतर भी हैं, लेकिन फिर भी क्या नज़र आ रही हैं, कमी, क्योंकि जनसंख्या का आकार क्या है, बढ़ा। यही उदाहरण या यही कार्य उचित माना जाता है चिकित्सा सेवाओं की कमी के दौरान। तो ये कुछ नगरीय अधिवासों से संबंधित कुछ समस्याएं हमने देखी। अब एक स्वरूप नज़र आता है हमें नगरीय अधिवासों के अंतर्गत, नगरीय कच्ची बस्ती कह सकते हैं या नगरीय गंदी बस्ती कह सकते हैं। तो वो क्या होती हैं, ये चीज़ हम देखें। नगरीय कच्ची या गंदी बस्ती, स्लम, स्लम जो नाम लिया जाता है वो इन्हीं गंदी बस्तियों या कच्ची बस्तियों के ले लिया जाता है। अब देखिए, शहरी क्षेत्रों की बात करेंगे, नगरीय क्षेत्रों की बात करेंगे, तो उनमें क्या होता है कि जैसे सड़क की बात करेंगे, रेलवे की बात करेंगे, पुल की बात करेंगे, ब्रिज और भी फुटपाथ जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं, तो इनके आसपास में जो फुटपाथ होती हैं, इनके सहारे क्या हैं, छोटे छोटे अस्थायी, क्या अस्थायी अधिवासों का निर्माण हो जाता है। अगर ये अधिवास स्थायी हैं तो वो किस रूप में है, झोपड़ियों के रूप में नजर आते हैं। तो ये कुछ ऐसी बस्तियां विकसित हो जाती हैं इनके चारों ओर, और ये एक अवांछनीय आवासित क्षेत्र होता है। और इनके अंतर्गत हम बात करेंगे जो हवा है, प्रकाश है, पेयजल है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये सारी की सारी स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, हवाएं, ये जो मूलभूत सेवाएं हैं, इनका क्या पाया जाता है, इन क्षेत्रों में अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। और ये जब रहते हैं तो बहुत सघन रूप में रहते हैं, मतलब भीड़ भाड़ के रूप में, भीड़ भाड़ वाले स्थान के रूप में ये प्रतीत होगी। गलियों की बात करें, इन बस्तियों में गलियां जो होती हैं
वो 2 से 4 फुट मैक्सिमम होती हैं, छोटी छोटी पतली पतली गलियां होती हैं इन बस्तियों के दौरान। और ये जो लोग होते हैं ये ऐसी बस्तियों का निर्माण क्यों करते हैं? देखिए, ये रोजगार करते हैं, रोजगार तो इनके पास में होता है, लेकिन जो इनका व्यय है वो आय से क्या होता चला जाता है? अधिक होता चला जाता है। जैसे हमने कुछ कारक पहले देखे कि जो उपभोक्ता वस्तुएं खरीदता है उन वस्तुओं का मूल्य क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। ये एक बहुत बड़ी नगरीय अधिवासियों की समस्या थी, तो ये भी हमने देखा है। तो इसके कारण क्या है? ये लोग अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं और इसके कारण क्या है? जोखिम पूर्ण कार्य करना शुरू कर देते हैं। और फिर भी क्या है? इनके पास में आय के स्रोत अधिक स्पष्ट नहीं होते हैं। इनके यहाँ तक भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि जो पालन पोषण भोजन की बात करेंगे, ये भोजन भी बहुत मुश्किल से इनको मिलता है। और भोजन नहीं मिलेगा तो मतलब कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, अलग पोषण, और इसके कारण बहुत सारी इनको क्या हो जाती हैं? बीमारियां हो जाती हैं। ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और इन्हीं गरीबी के कारण ये लोग क्या करते हैं? फिर जो समाज एक्सेप्ट नहीं करता है ऐसे कारकों को अपनाते हैं, जैसे शराब का सेवन करना और उसके बाद में एक दूसरे स्थान पर पलायन करना, नशीली दवाओं का सेवन करना। इस प्रकार से क्या है? ये अपना व्यवहार बदलता रहता है इनका, और ये अपने व्यवहार में ऐसे कारकों को सम्मिलित कर लेते हैं। और किसके कारण? सारा का सारा सिस्टम आर्थिक विषमता के कारण यहाँ स्पष्ट हुआ है। तो कुछ ऐसे स्थान हैं ये जो नगरीय अधिवासों में प्रतीत होती हैं, ऐसी बस्तियाँ हैं। इन्हीं बस्तियों को हम क्या बोल रहे हैं? गंदी बस्तियाँ बोल रहे हैं। अब इन गंदी बस्तियों में बहुत सारी पर्टिकुलर आपको विशेषताएं मिलेगी, छोटी छोटी। उन विशेषताओं के बारे में देख रहे हैं हम कि भी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं इनमें देखी जाती हैं। देखिए, इन क्षेत्रों में बात करें तो यहाँ के जितने भी मनुष्य निवास करते हैं, अस्वास्थ्यपूर्ण वातावरण स्पष्ट होता है इनके आवासों में। शुद्ध वातावरण नहीं होता है। गंदगी क्या है? अधिक मिलती है। क्यों? क्योंकि ये झोपड़ियों में निवास करते हैं, छोटी छोटी गलियां हैं और ये अपनी गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो इतनी विशेष सावधानी नहीं रखते हैं। फिर सड़कों की बात करेंगे तो सड़कें नए के बराबर ही हैं। सड़कों का अभाव। सड़कें हैं कहाँ? 2 से 4 फुट की जो गली है उसको आप सड़क समझ रहे हो, तो ये तो मजबूरी हो गई एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ये बनाना, अन्यथा इसको सड़क में काउंट नहीं कर सकते हम। ठीक है तो सड़क परिवहन में, लेकिन ये कोई सड़क नहीं है। मतलब अच्छी भली भांति दो जो साधन होते हैं परिवहन के वो क्रॉस करते हैं, तो वो एक उत्तम सड़क मानते हैं हम कि ये ठीक है सामान्य श्रेणी की। लेकिन ये तो आवागमन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब ये व्यक्ति है, यहाँ एक झोपड़ी है, यहाँ एक झोपड़ी है, अगर ये सड़क नहीं होगी तो ये व्यक्ति घर में प्रवेश कैसे करेगा? तो ये बस इतना ही है, वैसे आप समझ रहे हैं। फिर बात करते हैं हम, कच्चे मकान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कच्चे मकान। झोपड़ियाँ होती हैं और कच्चे मकान हैं तो आग लगने का डर भी ज़्यादा रहता है। अगर थोड़ी सी सावधानी हट गई तो फिर दुर्घटना क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और शौचालय जैसी समस्याएं भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पष्ट होती हैं।
और शौचालय के अभाव में यहाँ पर धीरे धीरे क्या है, गंदगी विस्थापित होने शुरू हो जाती है। फिर आगे बात करते हैं, शिक्षा के स्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर विद्यालयों का क्या है, विद्यालयों का अभाव पाया जाता है। और विद्यालय के अभाव में क्या है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और बाद में वो जैसे इनके पूर्वज काम कर रहे हैं उन्हीं कार्यों में धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, संलग्न हो जाती हैं। यहाँ पर कानून जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था की बात करेंगे, कानून और प्रशासन की बात करेंगे। की समस्या भी स्पष्ट होती हैं। जब भवनों का आकार, आवासों का आकार एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हो पाता है और वहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो संरचना की बात करेंगे और वहाँ के लोगों की बात करेंगे, तो वो जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो ये कमी स्पष्ट होगी कि कानून की मदद कैसे करेंगे। दूसरी बात, स्ट्रक्चर आपके सामने जो है वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा भीड़ वाला स्थान है, वहाँ किसी भी अपराधी को खोजने में हमें किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पाती है और एक कठिन कार्य हो जाता है अपराधी को ढूंढने में। वैसे प्रशासन और कानून क्या है, किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ता है, कैसा भी कार्य हो वो अपने तरीके से हैंडल कर लेता है। लेकिन यहाँ समस्या तो उत्पन्न हो ही रही है। तो ये ऐसे कुछ कारक हैं जो गंदी बस्तियों में हमें स्पष्ट होते हैं। अब देखिए, जब ये समस्याएं हमें पता चल गई हैं तो क्या हम इसका समाधान नहीं कर सकते? बिल्कुल समाधान कर सकते हैं। और इनकी समस्याओं के जो समाधान हैं वो किस प्रकार से करेंगे, उनके भी पॉइंट हैं। देखिए कौन कौन से पॉइंट हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सरकार के द्वारा निम्न स्तर पर आवासों के निर्माण हेतु कदम उठाना चाहिए। सरकार द्वारा क्या है, अगर ऐसी गंदी बस्तियां हैं तो निम्न स्तर पर निम्नतम दर पर, कहने का तात्पर्य ये है कि किसी आवास की जो आय की बात करेंगे, उसकी कीमत की बात करेंगे तो नगरीय क्षेत्रों में कीमत अधिक होती है। एक उदाहरण के स्वरूप आप मान लीजिए किसी आवास की कीमत 10,000 रुपये है तो सरकार उसको 1,000 रुपये में बनाकर ऐसी गंदी बस्तियों में निवास करने वाले लोगों को वितरित कर दे ताकि उनका जनजीवन क्या है, सुधरता जाए। ठीक है, आगे एक कारक और भी हैं, पेयजल संबंधी समस्याओं की पूर्ति करना। समस्या को दूर करना। देखिए पेयजल से संबंधित क्या होता है, इन क्षेत्रों में पर्टिकुलर पेयजल के लिए एक नल लगा होता है और वो नल लगभग मानकर चलिए आप उस नल से कितने घरों को पेयजल की आपूर्ति होती है, सिर्फ एक नल है और एक नल से 10 घरों की आपूर्ति हो रही है। इससे क्या होगा, एक तो स्वच्छ जो पेयजल है वो प्राप्त नहीं होगा, ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे तो वहाँ पर वो स्वच्छता क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि अगर व्यय ज़्यादा है, प्रत्येक घर को एक नल देने हेतु व्यय ज़्यादा है
तो सरकार को ऐसे कदम उठाना चाहिए जो निम्नतम दर पर स्थापित कर सके। ठीक है, ये एक समाधान हमें स्पष्ट हो रहा है। फिर रोजगार की बात करेंगे तो रोजगार के अंतर्गत जो सरकार के द्वारा मनरेगा योजना चलाई गई है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो चलाई गई है, उनके अंतर्गत जो मजदूरी करते हैं तो उनकी न्यूनतम जो मजदूरी दर है वो देनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस मनरेगा के तहत उनको रोजगार प्रदान करना चाहिए, ताकि वो ऐसे जो आपराधिक स्तर के जितने भी कार्य हैं उनमें संलग्न ना हो सके। तो ये कुछ हमने समाधान देखे, इसके अलावा भी कुछ समाधान है, उसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।